नमस्कार साथियों, मधुरम हिंदी के YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का उदयपुर मेवाड़ से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और शादियों की भी धूमधाम मची हुई है और इन सब व्यस्तताओं के मध्य में कहीं चूक जाता हूं थोड़ा सा तो आप क्षमा करें, लेकिन प्रयास है कि आप तक मैं पहुंचता रहूं लगातार। आज की इस हमारी जो निशुल्क कक्षा है तेजस सीरीज के अंतर्गत आज हमारी 5वीं कक्षा है और हिंदी व्याकरण के शानदार प्रश्न आज आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो जितने भी मित्र हमारे जुड़ पा रहे हैं उन सब का स्वागत, अभिनंदन। और आइए आज आपको ये भी खुशखबरी मिल गई होगी कि कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए शेड्यूल जो है आरपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो आप सबको साधुवाद, तैयारी कीजिए अच्छे से, बस मन लगाकर। और ये जो सीरीज है वो नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सब इंस्पेक्टर, है ना, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आदि सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आइए मित्रों, हम शुरुआत करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी की। तो आप सभी तैयार हैं? चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, ये रहा। गौरव शब्द का पर्यायवाची है। यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शंस में से आपको जो ठीक लग रहा है उसका उत्तर आप देना प्रारंभ कर दीजिएगा। गौरव शब्द का सही पर्यायवाची कौन सा है? गौर वर्ण, है ना, यानी गोरे रंग का, तो शायद ये भी नहीं है। गोरापन, ये भी नहीं है। लाघव का मतलब तो छोटा होता है। और यहां आप देखें जो एक ही शब्द आपको लग रहा है यहां, सम्मान, गौरव, सम्मान। ठीक है, तो आप सब अपने परिवार के, अपने राष्ट्र के, अपने समाज के गौरव बने, है ना, ये आपसे अपेक्षा है। तो जुटे रहिएगा, जुड़े रहिएगा। मौसम की मार तो नहीं कह सकता, लेकिन अच्छा मौसम है, पढ़ने जैसा मौसम है, आप पढ़िएगा, है ना। शीत ऋतु के साथ भी थोड़ा सा पढ़ने का मजा आ जाता है। देखिए, मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुश्रूषा के लिए समर्पित था। शुश्रूषा का शुद्ध वर्तनीगत रूप है। कितनी बार परीक्षाओं में आ चुका ये शब्द, इसका सही वर्तनीगत रूप जो है वो कौन सा है, ये आपको पता लगाना है साथियों, है ना। तो बताइए, ये 4 ऑप्शन आपके सामने परीक्षाओं में इतनी बार आया है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो अब आप इसका सही रूप भी बता दीजिएगा। चलिए, अच्छी बात है, आपके उत्तर प्राप्त हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। साथी जितने भी जुड़े हैं उन सबका स्वागत, अभिनंदन है। ठीक है, तो देखिए ये ठीक नहीं है, कुछ लोग इधर चले जा रहे हैं, मात्रा का ध्यान रखना है। ठीक है, और ये तो लिखा हुआ ही था, ये ठीक नहीं है। शुश्रूषा शब्द ध्यान रखिएगा, शलजम वाला श आता है और उसकी मात्रा छोटी है, और ये इसमें तो दिक्कत है ही नहीं सबको, तो तकलीफ मोटे मोटे तौर पर यहां आती है। तो ध्यान रखिएगा, शलजम वाला श और शु, है ना, तो छोटा ऊ आएगा। शुश्रूषा ये हमारा जो है वर्तनीगत दृष्टि से बिल्कुल सही शब्द है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिएगा, है ना। दोष हर्ता, विघ्न हर्ता, विघ्न कर्ता। तो अब आप देखिए यहां दोष हर्ता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। बहुत सरल सा और सीधा उत्तर है। आप देखेंगे यहां पर दोष शब्द है और हर्ता यहां पीछे जुड़ा हुआ है, अंत में जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां हर्ता जो शब्द है उसको हमने कह दिया कि ये प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, तो चलें अगले प्रश्न की तरफ, कोई आपत्ति नहीं हो तो। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, हमारा चौथा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। समय का हम सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ें। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? आप जानते हैं जब हम प्रत्ययों की बात करते हैं तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय 2 बड़े भागों में हम विभाजन करते हैं। तो कृत प्रत्ययों की संख्या के बारे में ये प्रश्न आया हुआ है, तो आपको बताना है कि कृत प्रत्ययों की संख्या कुल कितनी है मित्रों। तो ध्यान रखिएगा, ये इसके ठीक ऑप्शन नहीं है ना। इसकी संख्या 28 मानी जाती है। तो एक आंकड़े वाला प्रश्न है। अब कोई पूछ ले तद्धित प्रत्यय की कितनी संख्या है, तो कोई निर्धारित संख्या नहीं है, इसलिए कृत प्रत्यय की संख्या हमारी 28 मानी गई है। आप भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो हमें उत्तर देना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, देखिए शब्द को ध्यान से देखना है। यहां प्रथम पद अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है? पंच, और पंच का अर्थ क्या होता है दोस्तों? 5। ठीक है, और वटी का अर्थ वट वृक्षों का एक जो झुरमुट होता है उसको वटी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पंचानाम है, पंचानाम वृक्षाणाम समाहार। तो आप देखिए 5, है ना, वट वृक्षों का जो समाहार है या समूह है, उस स्थान को क्या बोलते हैं?
पंचवटी एक स्थान विशेष का नाम भी है जहां भगवान श्री राम जो है निवास करते हैं। तो पंचवटी पहुंचे रघुराई, तो ये एक स्थान विशेष का भी नाम है और उत्तर प्रदेश में। तो आप देखिए ये पंचवटी शब्द जो है, 4 ऑप्शन यहां पर देखते हैं तो प्रथम पद संख्यावाची बहुव्रीहि यहां कोई ऑप्शन में नहीं है, तो हम सीधा सीधा इसको क्या करने वाले हैं, द्विगु। अगर बहुव्रीहि यहां पर होता तो पंचवटी स्थान विशेष का नाम है जहां भगवान श्री राम रुके थे, इसलिए वहां बहुव्रीहि का भी है ना प्रबल संभावना होती, लेकिन यहां बहुव्रीहि नहीं है तो हमें निर्णय लेने में सरलता। 5 प्रथम पद संख्यावाची है तो द्विगु समास है। ठीक है मित्रों, फिर देखें अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फिर हमारे सामने एक प्रश्न आ गया, परिणति है ना, परिणति, परिणीति और परिणित। अब आपको बताना है कि इसमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो कई बार कहते हैं ऐसा कार्य मत कीजिए जिसकी परिणति आपके लिए ठीक नहीं रहे, तो एक प्रकार से उसका जो परिणाम निकलने वाला है वही परिणति है। ठीक है, तो परिणति शब्द कौन सा, परिणति शब्द बताएं कौन सा सही है। परिणति, परिणति है ना, तो आपको बताना परिणति शब्द इसकी परिणति क्या होगी, है ना। तो आपको ध्यान रखना है परिणति या परिणति। आप 4 ऑप्शन देखिए, परिणति नहीं होता, परिणति नहीं होता, परिणति होता है। ठीक है, तो ये परिणीत नहीं होता। तो प्रथम जो आप देख रहे हैं परिधन नति मिलकर बनता परिणति, है ना, परिणति। तो जो परिणाम निकलता है उसको कहते हैं परिणति। ठीक है मित्रों, फिर अगला है ग्रह और गृह, 2 शब्द ध्यान रखना, इसमें र है पूरा ग्रह और ये है गृह। ठीक है, तो ये शब्द युग्म है और इनका सही अर्थ आपको बताना है। तो इस ग्रह का अर्थ क्या होता है ये ध्यान रखना है। तो हम कहते हैं कि हमारे यार ग्रह गोचर, ग्रह दशा ठीक नहीं है, तो ग्रह ध्यान दीजिए, और एक है गृह, है ना। तो गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो गुरु गृह वो घर है गुरु का। तो मित्रों ये गृह का अर्थ तो घर हो गया। अब आप पकड़ लीजिएगा, देखिए घर अच्छी बात है, गृह यानी नक्षत्र तो बिल्कुल ठीक है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ठीक नहीं है ना। नक्षत्र, तारे, है ना, जो हमने सूर्य, शनि, मंगल, बुध, राहु, गृह, है ना, तो ये हमने ग्रह माने, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके उत्साह को नमन है, ऐसे ही उत्साह के साथ बढ़ते रहिएगा। और मुझे भी बस आपसे मिलने की जो हमेशा छटपटाहट रहती है, लेकिन आप समझें कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती है कि कोशिश करके भी, अभी इधर यहाँ फैमिली के साथ साथ चलिए शादी में खाना खाने जाना, और एक जगह नहीं 3 जगह जाना है। अब आप कोशिश कीजिए, खाना प्रारंभ होता है साहब 4-5 बजे के आसपास, अब 5 बजे खाना खाने के लिए जाते हैं, 3 जगह जाकर आते हैं, तब तक तो ये 9 बज जाती है ना। और खाना खाते खाते होता है क्लास लेनी है, घर वाले भी कहते हैं अरे हर क्या है यार क्लास क्लास आप बार बार। लेकिन मित्रों आपसे मिलने का जो लोभ और लाभ है, दोनों बातें। लोभ ये है कि आपकी सफलताओं के लिए कहीं न कहीं मैं थोड़ा बहुत सहयोग कर पाऊँ, कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, और लाभ ये है कि मैं मेरे कंटेंट से, मेरी माँ से, हिंदी से जुड़ा रहूँ, ये मेरा लाभ है। और लोभ आपके लिए थोड़ा सा मैं कुछ कर पाऊँ, ये है। तो आप देखें दिन में चलने वाला, अच्छा रात्रि में चलने वाला या रात में चलने वाले को क्या कहते हैं, तो आपको पता है कि वो निशाचर कहलाता है। वो तो निशाचर कहलाता है ना जो रात्रि में चलता है। तो जो दिन में चलता है उसको क्या बोलेंगे, वासरगामी, दिनगामी, ऐसा नहीं, दिनवर्ती नहीं, वो दिनचर कर दिया हमने। ठीक है ना। हाँ, जैसे थलचर नभचर होता कि नहीं होता है, उभयचर, वैसे ही दिनचर और निशाचर। निशाचर जो निशा में विचरण करते हैं, गमन करते हैं, चलते हैं, तो उनको निशाचर कहते हैं, भूत प्रेत राक्षस आदि। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अंक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। अंक शब्द ये अनेकार्थी शब्द है। अंक कई बार परीक्षाओं में आता है। अंक का अर्थ भाग्य भी है, अंक का अर्थ आंकड़ा भी है, अंक का अर्थ संख्या भी है, अंक का अर्थ लेख भी है ना। तो आप देखिए यहाँ अंक का अर्थ कहते हैं ना कि एक अंक समाप्त हुआ, एक अध्याय समाप्त हुआ। तो यहाँ आप देखेंगे तो भाग्य और अध्याय जो है वो अंक के अर्थ समूह के अंतर्गत है। अंक का अर्थ आंकड़ा भी है, अंक का अर्थ आंक भी है ना, अंक का अर्थ भाग्य भी है,
अंक का अर्थ गोद भी है, ठीक है, और अंक का अर्थ अध्याय भी है। तो ये अंक के कई अर्थ होते हैं। चलें दोस्तों, थके तो नहीं हो ना। थकना जीवन में तब तक नहीं जब तक कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए हमें अपने भीतर की ऊर्जा का संरक्षण करना है और ऊर्जित लोगों के संपर्क में रहना है, ताकि हमारी ऊर्जा का जो स्तर है वो बना रहे। नहीं तो कई बार आप देखते हैं अच्छा खासा काम करने वाले व्यक्ति को भी अगर एक आध ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो ढीला ढाला कर देता है, छोड़ना यार क्या है यार, है ना, खूब की तैयारी, हमने खूब लोगों को देखा है, कुछ भी नहीं हुआ है और कोई मतलब नहीं है, जिंदगी समाप्त हो जाएगी, ये वो, और ऐसा भाषण दे दे। और उसका अगर ऑरा मंडल ज़्यादा आपसे प्रभावी रहा तो आप उसके घेरे में आ जाएंगे और हथियार डाल देंगे। और फिर पता चला कि यार एक गलत व्यक्ति के संगत में आ गए। अगर थोड़ा और ज़बरदस्त तरीके से हमने प्रयास किया होता तो आज हम कॉलेज व्याख्याता होते, आज फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड होते, या किसी अन्य नौकरी में या किसी अन्य कार्य को बहुत अच्छे से कर पाते। इसलिए आप नकारात्मक लोगों से तो पक्का दूर रहें, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 शब्द आपके सामने हैं और आप पढ़कर सही उत्तर दीजिएगा। आपके उत्तर के पश्चात हम भी उत्तर बता देंगे। और फिर कह रहा हूं, काम करते हैं, गलतियां होती है ना, लेकिन गलतियां होगी इसलिए मैं काम नहीं करूं, ये विचारधारा ठीक नहीं है। होने दो ना गलतियां, टोकने दो, लोग टोकेंगे हमें तो हमारा फायदा क्या हुआ? हमारा फायदा ये हुआ कि हम सुधार कर लेंगे और टोकने वाले को भी कम से कम अपना यूं रहेगा कि यार चलो ये कितना ध्यान रखता है कि ये सही नहीं था, ये गलत था, तो अच्छी बात है, हमारे लिए तो प्लस ही प्लस है। चले दोस्तों, वेरी गुड। तो आपने बता दिया, शायद गड़बड़ हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अध्येता, अध्ययन करने वाला, पढ़ने वाला, अध्येता, अधिधन एता, अध्येता। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। देखिए कारक के दृष्टि से यहां 4 वाक्य आपके सामने हैं। आप क्या सही समझते हैं वो देखिए। उन्हें एक पुत्र है, ठीक है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है। तो आप देखेंगे कारक के दृष्टिकोण से संबंध कारक की बात करते हैं तो काके की होता है। तो यहां ध्यान रखिएगा पुत्र एक ही है इसलिए, और उनका एक पुत्र है, ये बिल्कुल वाक्य की दृष्टि से सही है। सरल वाक्य है मित्रों, साधारण वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्रोत। ये स्रोत है मित्रों, ध्यान रखना, और ये स्तोत्र है। तो स्रोत और स्तोत्र में क्या अर्थ की दृष्टि से अंतर है? तो स्रोत जो है मित्रों, हम कहते हैं कि ये गंगा नदी का क्या है? स्रोत है, सोर्स जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, ये सोर्स है। आपकी आय का स्तोत्र क्या है? ऐसा नहीं, आपकी आय का स्रोत क्या है? तो फिर पता चला कि सर मैं राज्य की सेवा करता हूं, मेरी आय का स्रोत वो है। मैं व्यवसाय करता हूं, मेरी आय का स्रोत ये है। मैं दूसरों की निंदा करता हूं, मेरी आय का स्रोत ये है। कोई भी स्रोत हो सकता है। तो आप देखिए, स्रोत का अर्थ होता है मित्रों उद्गम, बिल्कुल ठीक बात है। और स्तोत्र, हम कहते हैं कि मां भगवती के स्तोत्र का हमें पाठ करना है ना, शिव स्तोत्र का हमें पाठ करना है, यानी स्तुति। तो आप देखेंगे यहां दूसरा शब्द बिल्कुल ठीक है। तो क्रमवार हम देखें, स्रोत का अर्थ हो गया उद्गम। ये स्रोत का मतलब समझना, ये आधा स है और ये रो है, स्रो, ये रो है। त मतलब इस शब्द को समझें, आधा स, रो और त, स्रोत। ये अगर मिलाकर लिखते हैं स्रोत बन जाता है, ध्यान देना। और वो स्तोत्र है ना, आधा स स्पष्ट है, फिर तो है और फिर त्र है। तो कई बार लोग लिखने में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर से उधर लिख लेते। तो ये जानकारी आपके लिए है ना, आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गोद में सोने वाली स्त्री धरती पे नहीं सोती साहब गोद में जो स्त्री सोती उसको क्या कहते हैं? उसके लिए 1 वर्ड बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु अध्याय है। अकिंचन, अकिंचन का अर्थ जिसके पास कुछ नहीं हो, गरीब है, दरिद्र है उसको। अंक शाइनी, अनुपम, यानी जिसकी उपमा न दी जा सके, है ना। अमरावती, ये भी नहीं मित्रों। अंक आपको बताया था गोद, अंक का अर्थ गोद होता है। गोद में शयन करने वाली को हम अंक शाइनी कहते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? अंक शाइनी। अंक का एक अर्थ क्या है? गोद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। जीवन शब्द का अर्थ समूह है, थोड़ा सा अनेकार्थी प्रकार का एक प्रश्न है। जीवन शब्द का अर्थ है, देखिएगा, गंगा, वायु, प्राण। वायु नहीं है तो जीवन नहीं है, प्राण नहीं है तो वो भी खत्म, जीवन समाप्त। परमात्मा, पानी, विष्णु, है ना। प्राण, विष्णु, हथेली, ठीक है। प्राण, विष्णु और हथेली, और वायु, प्राण, गुरु।
तो प्राण, यहां आप थोड़ा सा अगर गंगा की जगह अगर पानी या जल शब्द होता तो बहुत ज्यादा आपके लिए सरल हो जाता। तो इसको ऑप्शन वाइज हम नंबर 1 ही करेंगे। जीवन शब्द का अर्थ समूह है वो है सा पानी, वायु, प्राण। ठीक है, यहां गंगा शब्द लिख लिया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या होता है? कर्ता स्वयं कार्य न करके उसे किसी अन्य के द्वारा करवा देता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती। तो राधा नौकर से खाना बनवाती, यानी राधा स्वयं खाना नहीं बना रही है, वो नौकर से क्या कर रही है? खाना बनवा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, राधा स्वयं काम नहीं कर रही, काम करने वाला वास्तव में कौन है? नौकर है। नौकर को प्रेरित करने वाली कौन है? राधा है। ये प्रेरणा का विषय तनख्वाह हो सकती है, डांट डपट हो सकती, कुछ भी हो सकता है। तो बनवाती है, भिजवाती है, खुदवाती है, फेंकवाती है, जलवाती है, उठवाती है, पिटवाती है, जैसा भी, ये सब प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण है। तो रमेश प्रातः काल से पढ़ रहा है, यहाँ प्रेरणार्थक नहीं, सभी छात्र मैदान पर खेलते हैं, ठीक बात है, वह दौड़कर खेलने जाता है, इसमें भी प्रेरणार्थक नहीं है, पूर्वकालिक कृदंत है दौड़कर। तो यहाँ देखिएगा प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? राधा नौकर से खाना बनवाती है। बहुत बढ़िया, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? ध्यान रखना, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब आप बता दीजिए कि ये जो प्रश्न है इसमें पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन जो है जो मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, पढ़ते रहें और आप सही उत्तर की तरफ बढ़ें। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, सही बात है। रमेश ने खूब मेहनत की, परंतु, लेकिन, किंतु, इसलिए, समझ गए, क्योंकि, अथवा, और, या, तथा, एवं, ये सब संयोजक जो शब्द है, हमारे योजक शब्द जो है, उनका उपयोग प्रायः किसमें? संयुक्त वाक्य में होता है। विभाजक, विरोध सूचक, है ना, परिणाम सूचक। तो रमेश ने खूब मेहनत की अपने आप में एक सरल वाक्य है। रमेश सफल नहीं हो पाया, और बीच में हमने परंतु जोड़ दिया। जहां न पहुंचे रवि, जहां, जो, जैसे, ये सब तो मिश्र वाक्य है साहब। तो यहां मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है? रमेश ने खूब मेहनत की परंतु सफल नहीं हो पाया, ये वाक्य जो है वो संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य दोस्तों? संयुक्त वाक्य। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है अच्छे से? हाँ, मैं दिखाई भी दे रहा हूं ना सबको, ठीक बात है। तो बस कुछ ही प्रश्न और बचे, 16 प्रश्न तो हो गए देखते ही देखते। चलिए 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। संप्रदान के लिए, है ना, कई बार हम कह देते हैं कि पिताजी आपने हमारे लिए क्या किया। अरे जितना सामर्थ्य था वो सब कुछ किया। हर पिता, हर माँ अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी संतान के लिए जरूर करती है। हाँ, ये अलग बात है, पड़ोस में हमारे मित्र के जो मदर फादर है वो हो सकता है भाई ज़्यादा सबल हो, सक्षम हो, कुछ ज़्यादा ही करते हो, लेकिन हमारे माँ बाप खेती कर रहे हैं, मान लीजिए कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो भी कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान जैसा भी हो हमारे लिए व्यवस्था कर रहे हैं, के लिए साहब। तो राज्यसभा, तो इसका विग्रह करते हैं राजा की सभा। ठीक है, तो इसमें तो संप्रदान नहीं है, राजा की सभा। ठीक है, राजा की सभा। लोकसभा, तो हम इसका विग्रह भी करते हैं लोक की सभा, संबंध तत्पुरुष है, लोक की सभा। ठीक है, विधानसभा का जब विग्रह करते हैं तो विधान के लिए सभा। मित्रों यहां विधान के लिए सभा, विधान के लिए सभा, ध्यान रखना, विधान यानी नियम। तो हमारी विधानसभा का रिजल्ट आने वाला है, तो चलिए विधान के लिए सभा। ठीक है, ये बिल्कुल संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है ना। और ये संबंध तत्पुरुष के उदाहरण है। राजा की सभा, है ना, राज्यों की सभा, लोक की सभा है। तो तत्पुरुषी किस समास में उत्तर पद प्रधान नहीं होता? उत्तर पद का मतलब होता है द्वितीय पद, और क्या पूछ रहा है? प्रधान नहीं होता है। तो या तो प्रथम पद प्रधान होता है या दोनों ही पद प्रधान होते हैं। वो वाला कोई ऑप्शन हम इनको चाहिए उत्तर के रूप में ढूंढें। द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास में कौन सा? कर्मधारय में कौन सा? कोई नहीं। तो आप देखिए कर्मधारय में तो साफ
उत्तर पद ही प्रधान होता है, द्विगु में भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। तो फिर अविभाव समास एक ऐसा समास है जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, आप भी यही उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल। प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लग रही है, आप इससे लाभान्वित हो पा रहे हैं या नहीं, ये जरूर बताइएगा और अपने मित्रों को जरूर सजेस्ट कीजिए, ताकि कम से कम ये हिंदी की जो ज्ञान गंगा धारा है वो अविरल आप तक पहुंचती रहे। आप मुझे उत्साहित करें, मैं आपको उत्साहित करता रहूं और मिलकर कुछ सफलता के सोपानों पर हम चढ़ पाएं, बस यही तो उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शब्द में संधि है। प्रागैतिहासिक शब्द है और उसमें संधि कौन सी है साहब, ये बताना है आपको। तो शब्द का संधि विच्छेद जब करते हैं तो क्या बनता है मित्रों, प्राक, धन क्या होता है, ऐतिहासिक। संधि विच्छेद तो ऐसा ही होता है। तो आपको बताना है कि इसमें संधि कौन सी है। तो यहां ये जो क था मित्रों, संधि होने पर ये क जो है वो ग में बदल जाता है और अय इसमें जब घुस जाता है तो प्रागैतिहासिक शब्द बनता है। तो आप देखें यहां इसमें संधि कौन सी मित्रों, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों, प्राक धन ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक व्यंजन संधि है। ठीक है, और संधि के बहुत सारे वीडियोस जो हैं, प्रश्नोत्तरी के भी वीडियोस हैं और कंटेंट के भी वीडियोस हैं। यूट्यूब पर आप देखिए लगभग 1200 वीडियोस जो है वो अपलोड है विविध प्रकार के। उद्यम शब्द का सही संधि विच्छेद है, उद्यम शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो आप देखेंगे यहां 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, उद्यम शब्द है। आप सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए, क्योंकि बहुत नजदीक से हम गलत हो जाएंगे अगर हमने ध्यान नहीं रखा। तो करिए, कोशिश कीजिए। चलिए बता देते हैं, आप इधर जाएंगे तब भी गलत हो जाएगा, आप इधर जाएंगे तब भी गलत हो जाएगा, इधर जाएंगे तब भी गलत हो जाएगा। सही तो यही है, क्योंकि संधि होने पर ये जो आधा त है वो आधे द में बदलता है और फिर पीछे यम जुड़ेगा। तो हमारे यहाँ ये दोनों मिलाकर लिखने का तरीका ऐसा भी है, इसलिए यहाँ सीधा सीधा ऐसा दिख रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। संधि विच्छेद करते समय द जो है वो त में परिवर्तित होगा, संधि विच्छेद करते समय कह रहा हूं। तो उद्यम शब्द जो है इसका सही संधि विच्छेद व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों, व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21, इनमें से संज्ञा उपवाक्य है। यह भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है उपवाक्यों का। तो इसमें संज्ञा उपवाक्य कौन सा है आप बताएं। रमेश ने बताया कि कल अवकाश रहेगा, जिसने तुम्हें बुलाया वह प्रतिभाशाली है, जब जब पाप बढ़ेगा तब तब प्रभु अवतार लेकर उतरे, है ना, और कोई नहीं। तो इधर तो ठीक बात है, लेकिन इन तीनों में से बताओ कि संज्ञा उपवाक्य कौन सा है। सबसे सरल तरीका है संज्ञा आश्रित उपवाक्य की। अगर हम बात करते हैं तो एक सूत्र याद रख लेना, जिन उपवाक्यों का प्रारंभ इस छोटी की से होता है, जिन उपवाक्यों का प्रारंभ इस छोटी की से होता है वो संज्ञा उपवाक्य ही होते हैं। इसलिए इस लिहाज से प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। रमेश ने बताया कि कल अवकाश रहेगा, रमेश ने बताया कि कल वह विद्यालय नहीं आएगा। ये सब की लगाने के बाद जो भी उपवाक्य आपको दिखेंगे ये सब मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। जिसने तुम्हें बुलाया वह प्रतिभाशाली था, ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। और जब जब, है ना, ये आप जानते हैं कौन सा, कालवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जब जब पाप बढ़ेगा तब तब प्रभु अवतार लेकर उतरेंगे, जैसा भी यहां अपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से संयोजक संयुक्त वाक्य कौन सा। संयोजक का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो ऐसा आप पता, वैसे तो जोड़ ही रहे हैं सारा, लेकिन फिर भी संयोजक जो संयुक्त वाक्य वो कौन सा, राम खेल रही है और रमा पढ़ रही है। राम खेल रहा है मित्रों, है ना, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राम खेल रहा है और रमा पढ़ रही है। उमा ने बहुत मेहनत की, लेकिन यह तो संयुक्त वाक्य है, समझना, लेकिन संयोजक नहीं है ना। और यहां मंदिर तुम चलोगे या राम, है ना, यह भी विभाजक। और बच्चे को उसके खिलौने लौटा दो, बच्चे को उसके खिलौने लौटा दो, ये भी नहीं है। तो आप देखेंगे राम खेल रहा है और, ये और, तथा, एवं, ये सब संयोजक संयुक्त वाक्य के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब प्रश्न की जो हमारी निर्धारित संख्या है पूरी होने वाली है। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं तो ये कह रहा हूं
दिखता आपको बहुत सरल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप बता दीजिएगा कि इसमें से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो दीर्घ संधि का नहीं है। देखने में तो आपको सबको चारों ऑप्शन में बड़ी ही दिखेगी, तो ध्यान दीजिए, नदीश का जब संधि विच्छेद करेंगे तो नदी धन ईश करेंगे दोस्तों, और महिष का संधि विच्छेद करेंगे तो मही धन ईश करेंगे, भावावेश में हम महाधनीश कर लेते हैं। सतीश का संधि विच्छेद करेंगे तो सती धन क्या करेंगे, ईश करेंगे। और अगर वागीश की बात करते हैं तो मित्रों इसका सही संधि विच्छेद होता है वाक धन ईश। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए यहां दीर्घ संधि नहीं है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। कौन सी संधि का, व्यंजन संधि का। है ना शानदार प्रश्न, मैं ही प्रशंसा कर लेता हूं, आप नहीं कहोगे तो। छोटी छोटी बातें हैं, सफलताएं इन सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने से ही मिलती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग अक्सर, है ना, धरातल पर सफल नहीं हो पाते। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूं कि हम बात बड़ी ना करें, धरातल पर छोटे छोटे जो हमारे लेगुनाज हैं, छोटे छोटे हमारी जो कमियां हैं, उन पर स्वयं चिंतन करें और उनको दूर करने का प्रयास करें। ठीक है मित्रों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न, किस शब्द में उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। ध्यान देना, उपसर्ग हम दोनों ही मान रहे हैं, उद भी है और उत भी है, लेकिन कह रहे किसमें उत का प्रयोग नहीं हुआ है। तो उल्लेख शब्द है तो उसमें तो उत ही है, उज्जवल है उसमें उत ही है, लेकिन उत्तम शब्द है मित्रों, इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो उद आएगा। उद्योग है तो इसमें उत आएगा। तो आप देखिए, उत्तम शब्द है व्यंजन संधि का ही है, लेकिन त पहले से है तो संधि विच्छेद करेंगे तो आधा त आधे द में बदल जाएगा, इसलिए यहां उत नहीं उद उपसर्ग है। व्यंजन संधि के अनुसार इस तरह से ही हम संधि विच्छेद करेंगे। तो सही उत्तर जो है इसका 24 का क्या है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, ये हमारा प्रश्न 25वां है। निम्नलिखित में से एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है। अच्छा प्रश्न है। निरीक्षण शब्द है मित्रों, तो निरहलंत धन क्या होता है, ईक्षण है, निरहलंत धन ईक्षण। निरपराध शब्द है मित्रों, तो निरहलंत धन अपराध है, तो मेरे हिसाब से अपधन राध बनता है। और दुर्योग है मित्रों, तो दूरहलंत धन योग बनता है। ठीक है, और दुर्योधन है तो दुर्हलंत धन योधन बनता है ना। योधन धन नहीं बनता है, यो कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए दो उपसर्ग किस में आए हैं, निरपराध में, निरहलंत धन अपराध। अब निरपराधी शब्द व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं है, गलत माना जाता है। चलें अगले प्रश्न की ओर। ओहो, प्रश्न पूरे हो गए। मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन का आपके सामने स्लाइड खुल गई है, इसलिए आप हमारा शनिवार को जो एक निशुल्क टेस्ट होने वाला है, उसके लिए आप मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे लिंक हैं, और ध्यान रखिएगा उसका ये सिंबल जो है वो इस तरह का, हमारा जो लोगो है वो लोगो ऐसा गोल है, ध्यान रखिएगा। 2 एप्लीकेशन हमारे अभी चल रहे हैं प्ले स्टोर पर, तो ये हमारा नया एप्लीकेशन है, ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको परचेजेस में, है ना, या माई परचेजेस में आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री व्याकरण का कोर्स और उसके साथ 300 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज फ्री दे रखी है। तो पहला आपका जो फायदा है, इसको डाउनलोड कीजिए, कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है, और हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों फ्री दे रहे हैं। और बाकी अगर कोई कोर्सेज आपको ठीक लगते हैं तो आप इसमें से देख सकते हैं। मित्रों, ये एक पुस्तक जो है हिंदी व्याकरण की, जो सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है, और लगभग 6000 प्रश्न हैं, 5900 प्लस, तो लगभग 6000 प्रश्नों का एक संकलन है। शानदार व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर हैं। आप इस पुस्तक को घर बैठे एप्लीकेशन हमारा जो मधुरम हिंदी प्रो है उसके माध्यम से मंगवा सकते हैं। आप जैसे ही जाएंगे अंदर, एक हमारा आइकन बना हुआ न्यू बुक्स, उसको क्लिक करेंगे और ऑनलाइन आप उसमें पे करेंगे तो वो बुक आपको घर तक पहुंच जाएगी बाय पोस्ट। 299 इसकी एक ओरिजिनल स्टूडेंट्स के लिए कॉस्ट है, और 30 रुपीज़, वैसे 60 रुपीज़ लगते हैं आप तक पुस्तक पहुंचाने के लिए, लेकिन 30 रुपीज़ हम मधुरम हिंदी की तरफ से जो है वहन कर रहे हैं। आपको 30 रुपीज़ और एक्स्ट्रा लगेंगे और आप घर बैठे इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, पूरा एड्रेस और पिन कोड नंबर लिख लीजिएगा मधुरम हिंदी प्रो पर। और कोई दिक्कत आए तो आप ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा 9414248843। आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो आपको सहयोग कर लिया जाएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। मित्रों,
असिस्टेंट प्रोफेसर का शेड्यूल जारी हो गया है और हम टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लाए हैं। ये टेस्ट सीरीज मित्रों अभी ऑफर प्राइस में आप सभी के लिए 599 में है और इसमें लगभग 2-4 हज़ार प्रश्नों का संकलन है। इससे ज़्यादा भी और प्रश्न इसमें हम डालेंगे तो मित्रों एक आध पैसे का भी एक प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन आपकी सफलता के लिए, एक आपके अभ्यास के लिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बड़ी उपयोगी होगी। तो जो कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों के लिए है। इसमें हिंदी फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के प्रश्नों का समावेश किया है और ओल्ड पेपर्स को भी हम इसमें समाहित करते हुए नए प्रश्नों को भी हमने इसमें काफ़ी डाला है और डालते रहेंगे निरंतर। आप तो ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी भी इसमें 5-50 टेस्ट पड़े, उसका उपयोग कर लीजिए। चलिए मित्रों, इसके साथ साथ जो हमारी नेट जेआरएफ या सेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक टेस्ट सीरीज हमने जारी कर रखी है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है मित्रों, ये 499 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिल रही है। ध्यान दीजिएगा, इस टेस्ट सीरीज का भी आप उपयोग कर सकते हैं, है ना। 2 साल तक, जब तक आप सफल नहीं हो रहे हैं तब तक इस टेस्ट सीरीज का उपयोग करना, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन आप सफल हो जाना। और हमने असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए फर्स्ट और सेकंड पेपर हमारा जो है उसका जो एक कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है मित्रों। ये 9,999 रुपये का हमारा कोर्स था, जिसको अभी ऑफर प्राइस में, एग्जाम आपके नज़दीक है, अभी इसकी जगह पर हमने 7,999 रुपये दोनों पेपर्स के रखे हुए हैं। इसमें बहुत सारे वीडियोस अपलोड है, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस ही हम ज़्यादा उपलब्ध कराएंगे ताकि आपका समय खराब नहीं हो। आप क्लास को देख लीजिएगा, पीडीएफ सहित आपको क्लास इसमें मिलेगी, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। बस मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, वहां से कोर्स आपको परचेज करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, कल फिर मिलते हैं 9 बजे। इस तेजस सीरीज में आपके तेज में अभिवृद्धि करने का निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं के भाव से आप अपने कर्म पथ पर आरूढ़ हो जाए और आलस्य को जरा दूर फेंके। ठंड को कह दो जरा ठंड रख, मुझे पढ़ना है ना। ठंड से घबरा जाएंगे तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। और कर्मठ लोग तो सर्दी, गर्मी, बारिश, इन सब की चिंता कम करके अपना काम करते हैं। थोड़ा सामाजिक कार्यक्रमों के साथ साथ आपको भी संभालने का प्रयास कर रहा हूँ, आगे पीछे हो जाता हूँ तो थोड़ा क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, है ना। शुभ रात्रि।